हेलो डियर फ्रेंड। माय न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ आदि वीडियो प्रतिदिन अपलोड की जाती हैं। आज के स्लाइड में देखेंगे भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में। भारत के प्राचीन इतिहास में देखेंगे उसके स्रोत, प्रमुख लेखक और हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। यह स्लाइड किसी भी आने वाली एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम, उत्तर प्रदेश होमगार्ड एग्ज़ाम, यूपीएसआई के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहेगा। इससे एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्लास है। इसमें सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट को इंक्लूड किया गया है। तो देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। देखते हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारत, इसमें देखेंगे सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो भारत का प्राचीन नाम क्या था? तो भारतवर्ष के नाम से ये जाना जाता था। भारत का प्राचीन नाम क्या था? भारतवर्ष। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये अष्टाध्यायी पुस्तक में इसका उल्लेख मिलता है। किसका? भारतवर्ष का उल्लेख अष्टाध्यायी पुस्तक में मिलता है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे पाणिनि। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भारतवर्ष का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? अष्टाध्यायी। इसके लेखक कौन है? पाणिनि। भारत के मूल निवासियों को भरत की संतान के नाम से भी जाना जाता था। क्या कहते थे? भारत के मूल निवासियों को भरत की संतान कहा जाता था। यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा। किसने इंडिया कहा? तो यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा। देखते हैं मध्यकालीन मुस्लिम शासकों ने क्या कहा इंडिया को? हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। तो भारत के मूल निवासियों को क्या कहते हैं? भारत की संतान कहा जाता है। यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा। मध्यकालीन मुस्लिम शासकों ने हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के 3 स्रोत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 स्रोत कौन कौन से? एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं स्रोत से संबंधित। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी व्यापारी या लेखकों का विवरण से संबंधित। ये 3 स्रोत हैं। तो साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी वृत्तांत, यह 3 स्रोत हैं भारतीय प्राचीन इतिहास के जानने के 3 स्रोत। देखते हैं महत्वपूर्ण पुस्तक हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो दिया गया है अर्थशास्त्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? कौटिल्य। कौटिल्य की कौन सी पुस्तक है? अर्थशास्त्र। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पाणिनि। इसी में भारतवर्ष का उल्लेख किया गया है। देखते हैं राजतरंगिणी। राजतरंगी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्लड़। राजतरंगी पुस्तक में जम्मू कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पुस्तक सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हर्षचरित। हर्षचरित पुस्तक किसकी है? ये बाणभट्ट की पुस्तक है हर्षचरित। विक्रमांक देव चरित किसकी है? तो ये विल्लड़। और राजतरंगी किसकी थी? तो ये कल्लड़ की थी। देखते हैं मृच्छकटिकम किसकी है? तो ये शूद्र की है। शूद्रक की मृच्छकटिकम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मृच्छकटिकम किसकी पुस्तक है? तो ये शूद्रक की।
देखते हैं गार्गी संहिता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये किसके, कात्यायन की गार्गी संहिता। तो एग्जाम में पुस्तकों से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पुस्तकें हैं। देखते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तकें कौन कौन सी हैं। तो हिस्टोरिका, हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो हेरोडोट्स है हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो मेगस्थनीज, मेगस्थनीज की पुस्तक कौन सी है, इंडिका। देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फोक्यूकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट फोक्यूकी। ये पुस्तक एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। तो फोक्यूकी पुस्तक के लेखक कौन है, फाहियान। फाहियान किसके दरबार में आया था, ये चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। देखते हैं उसके बाद है सी यू की, सी यू की पुस्तक के लेखक कौन है, वेनसांग। वेनसांग किसके दरबार में आया था, तो ये हर्षवर्धन के दरबार में वेनसांग आया था। तो ये सभी पुस्तकें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं किताब उल हिंद, किताब उल हिंद पुस्तक किसकी है, ये अल बरूनी की है किताब उल हिंद। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सभी पुस्तकें। देखते हैं प्राक इतिहास, क्या होता है प्राक इतिहास, इसके बारे में देखते हैं। प्राक इतिहास, प्राक इतिहास को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3। तो प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो ये 3 भागों में बांटा गया। कौन, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। देखते हैं प्राक इतिहास क्या होता है, प्राक इतिहास काल क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। तो जिस काल की अध्ययन सामग्री उपलब्ध नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, प्राक इतिहास काल कहते हैं। तो इसमें पढ़ना लिखना नहीं जानते थे इसमें, तो इसे क्या कहते हैं, प्राक इतिहास काल। देखते हैं आदि इतिहास काल किसे कहते हैं। तो जिस काल की अध्ययन सामग्री को पढ़ा नहीं जा सकता था उसे क्या कहते हैं, इसमें लिखने का ज्ञान हो गया था, तो इसमें क्या, पढ़ने या पढ़ना नहीं जानते थे। तो आदि ऐतिहासिक काल क्या है, तो जिस काल की सामग्री को पढ़ा नहीं जा सकता था उसे क्या कहते हैं, आदि ऐतिहासिक काल। देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या होता है, तो जिस काल की प्रचुर अध्ययन सामग्री उपलब्ध हो उसे क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल। इसमें पढ़ने लिखना जानने लगा था मनुष्य। उसके बाद देखते हैं होमोसेपियंस। होमोसेपियंस क्या है, होमोसेपियंस ज्ञानी मानव, होमोसेपियंस क्या कहते थे, ज्ञानी मानव कहा जाता था। तो देखते हैं इसका आविर्भाव 30 से 40 हजार पूर्व वर्ष माना जाता है। तो होमोसेपियंस को क्या कहते हैं, ज्ञानी मानव कहा जाता है होमोसेपियंस को। देखते हैं पश्चिमोत्तर भारत के सोहन घाटी क्षेत्र से क्या मिला है, पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले। तो कहाँ से मिले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पश्चिमोत्तर सोहन घाटी से पूरा पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु कौन सा था, ये कुत्ता मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु था। कुत्ता को मध्य पाषाण काल में पालतू पशु बनाया गया। तो कब बनाया गया, ये मध्य पाषाण काल में पालतू पशु बनाया गया था। अब मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु कौन था, कुत्ता। देखते हैं कुत्ते का साक्ष्य कहाँ पे मिला, तो आदमगढ़ एवं बागोरठ से कुत्ते का साक्ष्य प्राप्त हुआ। देखते हैं आग की जानकारी मानव को पूरा पाषाण काल से थी, किंतु इसका प्रयोग नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। मानव को आग की जानकारी पूरा पाषाण काल से हो गई थी, किंतु इसका प्रयोग नवपाषाण काल से प्रारंभ होता है। तो आग की खोज कब हुई थी, नवपाषाण काल में। कृषि एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। देखते हैं मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। तो किससे मिले,
तो मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये मेहरगढ़। देखते हैं, मनुष्य ने तांबा धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा धातु को। मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला औजार कौन सा था? तो ये कुल्हाड़ी थी। मनुष्य द्वारा बनाई गई पहला औजार क्या था? कुल्हाड़ी। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम रॉबर्ट्स ब्रूस फुट ने 1863 में प्रारंभ किया था। तो भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट्स ब्रूस फुट ने 1863 में किया था। अब देखते हैं इसका नगर नियोजन कैसा था। तो नगर नियोजन के बारे में देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक बृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य में एक स्नान कुंड है। क्या था? स्नान कुंड। इसका ये स्नान कुंड की लंबाई चौड़ाई पूछी जाती है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 11.88 मीटर लंबा एवं 7.01 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा। तो इसकी लंबाई चौड़ाई पूछ ली जाती है। तो स्नानागार ये जो कुंड था, तो कितनी इसकी लंबाई थी? 11.88 मीटर। और चौड़ा कितना था? तो 7.01 मीटर। गहराई कितनी थी? तो 2.43 मीटर। यहाँ घरों के दरवाजे खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। तो यहाँ पे क्या करते थे? मुख्य दरवाजे खिड़कियाँ सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। लेकिन लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो किसके दरवाजे खुले थे? तो लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में प्रयोग की जाने वाली ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं कितना था। हड़प्पा सभ्यता में प्रयोग की जाने वाली ईंटों की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई कितनी थी? तो 4:2:1 के अनुपात में था। तो 4:2:1 के अनुपात में ईंटों की लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता था। मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीले के नाम से भी जाना जाता था। तो मृतकों के टीले के नाम से किस स्थल को जाना जाता था? मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है इस समय? तो पाकिस्तान, मोंटगोमरी, पाकिस्तान के लरकाना जिला में स्थित है। हड़प्पा कहाँ पे है? तो मोंटगोमरी जिला में हड़प्पा स्थित है। देखते हैं उस समय का समाज कैसा था। तो सिंधु सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक था। कैसा था? मात्र सत्तात्मक। इस सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा था। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और शिल्पकार, 4 वर्गों में बटा था। तो जुआ देखते हैं, मनोरंजन के साधन कौन कौन से थे? तो जुआ खेलना, शिकार करना, नृत्य और संगीत करना, ये मनोरंजन के मुख्य साधन थे। तो पूछा जाता है मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे? तो जुआ खेलना, शिकार करना, नृत्य, संगीत आदि ये मनोरंजन के साधन थे। देखते हैं इस समाज में शवों को जलाने एवं दफनाने की प्रथा थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में शवों को जलाने एवं दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। यहाँ पर पर्दा प्रथा और वेश्या वृत्ति में प्रचलित थी। तो पर्दा प्रथा और वेश्या वृत्ति प्रचलित थी। कहाँ पे? सिंधु घाटी सभ्यता में। देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म कैसा था, इसके बारे में देखेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की। इस सभ्यता के लोग मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। मातृ शक्ति में क्या करते थे? विश्वास करते थे। इस सभ्यता में
मातृ देवी एवं पशुपति शिव की पूजा करते थे। इस सभ्यता में किसकी पूजा होती थी? मातृ देवी एवं पशुपति शिव की पूजा की जाती थी। इसमें एक सींग वाला पशु पवित्र था। क्या माना जाता था? एक सींग वाले पशु को पवित्र माना जाता था। यह सभ्यता के लोग अंधविश्वास तथा जादू टोना में विश्वास करते थे। क्या करते थे? इस सभ्यता के लोग अंधविश्वास तथा जादू टोना में विश्वास करते थे। अग्निकुंड। अग्निकुंड का साज कालीबंगा से प्राप्त हुआ, जो कि कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जो कि राजस्थान में है कालीबंगा। काले रंग की चूड़ियाँ यहीं से प्राप्त हुई। तो अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है। देखते हैं स्वास्तिक चिन्ह किस स्थान से मिला? तो स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता की देन है स्वास्तिक चिन्ह। देखते हैं इस सभ्यता में अर्थव्यवस्था कैसी थी, उसके बारे में इसमें देखेंगे। इस सभ्यता में कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। क्या था? कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। इसमें गेहूं, जौ, मटर, कपास प्रमुख फसल थी। गेहूं, जौ, मटर, कपास इस सभ्यता की प्रमुख फसल थी। देखते हैं कपास को सीडॉन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सीडॉन कहा जाता था। इस सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। वस्तु के बदले वस्तु क्या होती थी? इसमें आदान प्रदान किया जाता था। इस सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। किसके अनुपात में थी? तो ये तौल की प्रणाली या इकाई 16 के अनुपात में थी। मेसोपोटामिया के साक्ष्यों में हड़प्पा स्थलों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता? मेलुहा शब्द का प्रयोग किया जाता। मेसोपोटामिया के साक्ष्यों में हड़प्पा स्थलों के लिए मेलुहा शब्द प्रयोग किया जाता था। देखते हैं आंतरिक तथा विदेशी व्यापार प्रचलित में था। आंतरिक और विदेशी व्यापार क्या थे? प्रचलित में थे। देखते हैं आंतरिक व्यापार के अंतर्गत सोना, जो कि कर्नाटक से प्राप्त करते थे। तांबा, जो कि खेतड़ी राजस्थान से प्राप्त होता था। सीसा राजस्थान से प्राप्त किया जाता था। गोमद गोमद सौराष्ट्र, जो कि गुजरात से प्राप्त किया जाता था। देखते हैं इस सभ्यता से सिलखड़ी की आयताकार मुहरें सर्वाधिक प्राप्त हुई, जिन पर लेख लिखा गया। इसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया। अब अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था अशोक के शिलालेखों को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण क्या थे? तो कई लोगों का मत है, अलग अलग इसमें मत के आधार पर देखेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए मार्टिन व्हीलर ने क्या कहा? आर्यों के आक्रमण से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, इसने ये कहा। जॉन मार्शल ने बाढ़ से इसका पतन बताया है कि बाढ़ के कारण ये सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। आर.एल. स्टाइन ने जलवायु परिवर्तन के कारण बताया इसका पतन का। आर.एस.आर. साइनी ने जल प्लावन को जिम्मेदार बताया। ये कई लेखकों के मत हैं अलग अलग कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये स्थल से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन सा स्थल है, कौन सा स्थल नहीं है। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी, बनावली, सुतकांगेडोर, चनहुदड़ो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल।
धौलावीरा, हिसार। और इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि इनसे धौलावीरा किस स्थान में, इनके स्थान संबंधित और नदियों के किनारे बसे, इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। इसमें देखेंगे एक एक करके स्थल। देखते हैं हड़प्पा स्थल। हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कब की थी? 1921 में। किस नदी के किनारे है हड़प्पा? तो ये रावी नदी के किनारे है। देखते हैं हड़प्पा मोंटगोमरी पाकिस्तान में इसकी स्थिति कैसी है? भौगोलिक स्थिति मोंटगोमरी पाकिस्तान में स्थित है। खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने। कब? 1921 में। इस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। कहाँ पे इसकी स्थिति है? मोंटगोमरी पाकिस्तान। अब देखते हैं यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उसके बारे में देखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो हड़प्पा था उससे कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई। तो देखते हैं प्राप्त साक्ष्य। कब्रिस्तान R37 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कब्रिस्तान R37 प्राप्त हुआ है। श्रमिक निवास 16 भट्टियाँ। कांसे की इक्का गाड़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कांसे की इक्का गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये हड़प्पा से कांसे की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई। और देखते हैं दर्पण। दर्पण मंजूषा धोती पहने मूर्ति, ये कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए। अब देखते हैं दूसरा हमारा स्थल है मोहनजोदड़ो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये स्थल मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो देखते हैं इसकी खोज किसने की थी? तो रखाल दास बनर्जी ने की थी। कब की थी? तो 1922 में रखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। ये कहाँ पे है? सिंधु घाटी सिंधु नदी के तट पर है ये मोहनजोदड़ो। ये कहाँ पे इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? लरकाना जिला पाकिस्तान। तो पूछा जाता है मोहनजोदड़ो खोज किसने की थी? तो रखाल दास बनर्जी। कब की? तो 1922। किस नदी के किनारे मोहनजोदड़ो बसा है? तो सिंधु नदी के किनारे। भौगोलिक स्थिति क्या है? तो ये लरकाना पाकिस्तान में स्थित है। देखते हैं यहाँ से प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। कांसे के नग्न मूर्ति, कांसे की नग्न मूर्ति, स्नानागार, अन्नागार, दाढ़ी वाला साधु, दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति यहीं से प्राप्त हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दाढ़ी वाले साधु या दाढ़ी वाले बाबा। देखते हैं कुम्हार के 6 भट्टे यहीं से प्राप्त हुए। कुम्हार के 6 भट्टे। तो मोहनजोदड़ो से कौन कौन से? कांसे की नग्न मूर्ति, दाढ़ी वाले साधु, कुम्हार के 6 भट्टे यहीं से प्राप्त हुए सिंधु घाटी के मोहनजोदड़ो स्थल से। और इससे हाथी का कपाल खंड यहाँ से प्राप्त हुआ। शतरंज की गोलियाँ यहीं से प्राप्त हुई। सूती कपड़े मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। तो ये थे सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम, होमगार्ड एग्ज़ाम, यूपीएसआई एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए इस स्लाइड से 1 या 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।